गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं तुम लोग को गिल्लू पाठ की जो है इसमें व्याख्या बता रही हूँ। लेखिका कहती है कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। इस लता की सघन हरितिका में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधों पर कूदकर मुझे चौंका देता था। लेखिका कह रही है कि मेरे आंगन में एक छोटा सा सोन जूही का एक पीली कली लगी थी। उसमें मैं उसे देखकर मुझे एक छोटे से प्राणी की याद आ गई। वो प्राणी कौन था? जो कि गिल्लू की याद आ गई, जो कि इस छोटे से हरितिका में जो लताओं में छिपकर बैठता था। और जब उसके पास मैं पहुंचती थी तो मेरे कंधे पर कूदकर वो मुझे क्या करता था? चौंका देता था। और मुझे पहले उस कली की खोज रहती थी, लेकिन अब मुझे इस छोटे सी प्राणी की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही के मिट्टी जड़ की मिट्टी मिल गया होगा, जड़ में मिट्टी मिल गया होगा। और कौन जाने उसी के बहाने मुझे चौंकाने के लिए आ जा रहा हो। अचानक एक दिन सवेरे मैंने अपने बरामदे में जाकर देखा। कह रही है कि अचानक मैं अपने बरामदे में जाकर देखी तो दो कौवे गमले के चारों ओर अपने चोंच से छुआ जैसे कि खेल रहे हों। और कह रही है कि एक कौवा भी एक ऐसा विचित्र पक्षी है कि एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित, ये ऐसा खेल खेलते हैं कि जैसे कुछ समझ ही नहीं आता है। और हमारे बेचारे पूर्वज जो हैं कि न गरुड़ के रूप में आते हैं, न मोर के रूप में आते हैं, और न ही हंस के रूप में आते हैं। वो तो सिर्फ पितृपक्ष के समय हमसे कुछ पाने के लिए कौवा का रूप बनकर आना पड़ता है। और इतना ही नहीं, हमारे परिवारों को भी, हमारे दूरस्थ परिवारों को भी वो अपने आने का मधुर संदेश भी दे देते हैं। और दूसरी कौवा काँव जब करने लगता है तो हम लोग सोचते हैं कि कोई आने वाला या कुछ होने वाला है। मेरे काग पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। लेखिका करे कि मैं जब काग के ऊपर ऐसा विवेचना कर रही थी, सोच रही थी, तभी मेरे मन में एक बाधा आ गया, क्योंकि गमले और दीवार में के संध में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि पड़ी। जो गमला रखा गया था दीवार के पास, उसके बीच में उसके एक छोटे से जीव के ऊपर उसकी नज़र पड़ी। और निकट जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा बच्चा था, जो अपने घोंसले से नीचे गिर गया। और कौवे उसे सुलभ से अपने आहार, अपने भोजन बनाने के लिए ठोड़ मार रहे थे। काग की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे। अंत में वह निश्चेत सा गमले में जाकर लिपट पड़ा। सबने कहा कौवे की चोंच लगने से कोई बच नहीं सकता, लेकिन क्या करिए कि सब कहते हैं कि कौवे की चोंच से कोई बच नहीं सकता। लेकिन मैं उस छोटे से जीव को अपने घर लेकर आई और अपने कमरे में ले गई और रुई से उसके रक्त को पोंछकर और पेंसिलिन का मलहम लगाई। रुई की बत्ती जो पतली होती है, उसे दूध में भिगोकर जैसे जैसे गिलहरी के बच्चे के मुंह में डाल रही थी, दूध क्या हो रहा था कि इधर उधर गिर जा रहा था। और 2-3 दिन के बाद जब उसी के मुंह में 2-4 घंटे के बाद उसी के मुंह में जब पानी का थोड़ा बूंद गिराया गया, उसके बाद तीसरा दिन वह स्वस्थ हो गया और अपने नन्हे पंजों से, हाथों से और नीले कांच के मोती जैसे आँखों से इधर उधर वो देख रहे थे। 3-4 महीने में उसके छोटे छोटे रोएं, झब्बेदार पूँछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक के रूप में दे दिया और इस प्रकार उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल की एक छोटी सी डलिया बनाई थी, जिसमें रुई बिछाकर और तार से अपने खिड़की पर लटका दी, और वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। लेकिन कहती हैं कि वह स्वयं हिलाकर उसे घर में ही झूलता
उछलता था और कांच के मानकों आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझ और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैंने लिखने बैठती तब मेरी ओर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई न कोई एक ऐसा उपाय खोज लिया था। वह मेरे पैर तक आकर सिर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ना क्रम तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न दौड़ती। कभी मैं गिल्लू से पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि 2 पंजों में अतिरिक्त अपना लघुकार लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। लेकिन अगर ये कभी कभी मैं छोटे से लिफाफे में उसे बंद कर देती थी और मेरी तरफ वो एकदम देखता रहता था कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नील चमेली के गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की खिड़कियाँ गिलहरी की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी। बाहर की गिलहरियाँ जो थी वो मेरे खिड़की के पास आकर चिक चिक करने लगी। मुझे लगा कि मुझे उस गिलहरी के बच्चे को मुक्त कर देना आवश्यक। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू के बाहर जाने पर सारी ही मुक्त की सांस ली। इस तरह जब वो बाहर निकल गया तो मैंने साथ ही मुक्त की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी समस्या हो गया था। आवश्यक कागज पत्रों के विषय में अगर मैं बाहर जाती तो क्या करता था कि मेरा कमरा बंद रहता था और जब मैं बाहर से आती थी तो मेरा कमरा खुल जाता था। लेखिका कह रही है कि जब मैं भीतर आता था तो गिल्लू जाली के भीतर आकर मेरे पैर से सिर तक दौड़ता और यह निश्चय क्रम हो गया था उसका। कह रही कि मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब से उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में जाता, कभी पर्दे में चुन्नट में, कभी सोन जूही के पत्तियों में छिप जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं लेकिन उनसे मुझे कोई लगाव नहीं था, परंतु उनसे मेरे ही थाली में खाने की किसी को हिम्मत नहीं हुई और न जाने उसमें कहाँ से इतना हिम्मत आई कि ऐसा मुझे स्मरण नहीं आया। गिल्लू उनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वो मेरे साथ खिड़की के आंगन में बरामद में पार करके मेज पर पहुंच जाता और थाली में बैठ जाकर और बड़ी कठिनाई से उसने मेरे थाली में पास बैठकर बहुत अच्छे से साफ सुथरे से एक एक चावल का दाना उठा कर खाता रहता। उसका प्रिय खाद्य था काजू न मिलने पर कई दिन वह कुछ चीजें लेना ही बंद कर देता था, झूले के नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे कितने दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। लेकिन करिए किसी मोटर दुर्घटना में मुझे कितने दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता। उन दिनों जब मेरे घर का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और किसी दूसरे को देख जाता और फिर वापस लौट जाता। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की तरफ काजू भरे मिले जिनसे ज्ञात होता था कि उन दिनों प्रिय खाद्य कम खाता रहता था। मेरी अवस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर मेरे नन्हे नन्हे पैरों से मेरे सिर और बालों पर इतने हौले हौले सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान था। लेकिन क्या कह रही है कि गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती थी तो गिल्लू न बाहर जाता, अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज लिया था। वह मेरे पास रखी एक सुराही पर लेट जाता और इसी प्रकार समीप गर्मी में वह ठंडक का भी
गिलहरियों ने जीवन की अवधि 2 वर्ष होती है, अतः गिल्लू का जीवन यात्रा अंत हो गया। उस दिन भर उसने कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत यातना में उसने झूले से पार जाकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे से और हल्के पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरण स्थिति में पड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की किरण के स्पर्श के साथ वह किसी और जीवन में जागने के लिए उसका झूला उतार कर रख दिया। मैंने खिड़की के जाली से उसका झूला उतार कर रख दिया और बंद कर दी, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती थी और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसीलिए क्या करें कि सोन जूही की लता के नीचे उसकी समाधि दी गई, इसीलिए कि उसे वह लता उससे अधिक प्रिय थी। इसलिए मैं लघुकात का किसी बसंती दिन जूही के बिलाव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास संतोष देता था। बच्चों, यह गिलहरी का जो पाठ पढ़ाई हूँ इसमें व्याख्या मैं तुम लोगों को बता दी हूँ। If you like the video, please like, share and subscribe.